आपसे मुखातिब हूँ और आज हम लोग बात करेंगे कि नेहरू जी को किस तरह से चीन ने धोखा दिया था और उस धोखे के बाद हिंदुस्तान किस तरह से संभला और उसने अपनी नीति कैसे बदली। इस विषय पे मैंने कुछ दिन पहले भी बातचीत की थी, लेकिन तब बातचीत सिर्फ इतनी हुई थी कि चीन के युद्ध से पहले नेहरू जी क्या सोचते थे और चीन के युद्ध के बाद उन्होंने हिंदुस्तान को कैसे बदला और उनके बाद के नेताओं ने भी उसे कैसे बदला। आज जब हम बात कर रहे हैं तो परिस्थितियाँ बहुत बदली हुई हैं और बहुत नाजुक परिस्थितियाँ हैं। क्योंकि इस बीच भारत और चीन के बीच एक झड़प हुई और उस झड़प में जो अभी तक आधिकारिक जानकारी आई है, उसके मुताबिक मैं कह रहा हूँ, बहुत सी बातें अन्य भी आई हैं, मैं उनका ज़िक्र नहीं करूँगा। लेकिन जिन चीज़ों को हमारी सरकार ने माना है, उनकी स्वीकृति दी है, मैं सिर्फ वह कहूँगा। तो हमारे 20 जाँबाज़ सैनिक शहीद हो गए, 76 हमारे सैनिक घायल हुए और 10 हमारे सैनिक जो चीन ने पकड़ लिए थे, बंधक बना लिए थे, उन्हें चीन ने रिहा कर दिया है। जब मैं सैनिक कह रहा हूँ, तो उसका मतलब सिर्फ़ सैनिक नहीं है, उसका मतलब ऑफ़िसर और सैनिक दोनों हैं। तो जब ये घटनाक्रम हुआ और उसके पहले से मई से ये घटनाक्रम चला आ रहा था, तो बार-बार बात आज के संदर्भ में भी हुई और आज के संदर्भ से जाके लोग तुरंत 1962 चीन का युद्ध, नेहरू जी की चीन नीति, उस सब पर भी चर्चा करने लगे। तो मुझे लगता है कि एक बार फिर से नेहरू जी के पक्ष को, भारत के पक्ष को, इतिहास के पक्ष को और सत्य को समग्रता में समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो अभी जो ताज़ा विवाद हुआ है भारत और चीन के बीच, वैसे तो ये ग्वालियर घाटी है, लेकिन ये अक्साई चिन इलाके में आती है और जब भी हम भारत का नक्शा देखते हैं, तो जो जम्मू-कश्मीर हमने उसमें हमारे नक्शे में है, तो उसका एक बड़ा इलाका जो चाइना की तरफ है, जो अक्साई चीन का है, हम अपने नक्शे में दिखाते हैं और वो हमारा है, लेकिन उस पर लंबे समय से कब्ज़ा चीन ने कर रखा है। और इसी तरह जो बाईं तरफ दिखता है, जिसे हम पीओके कहते हैं, वो भी हमारा इलाका है, लेकिन पाकिस्तान ने उसके ऊपर कब्ज़ा कर रखा है। तो ये जो पूरा फ़साद हुआ है, ये अक्साई चीन वाले इलाके में हुआ है, जो हमारा इलाका है, जिस पे चीन ने कब्ज़ा कर रखा है। और 1962 के बाद जहाँ तक चीन की फ़ौज आ गई थी, फिर हमारा समझौता हुआ था, तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बनी थी। अब व्यावहारिक स्थिति है कि हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की इस तरफ रहते हैं और चीन वाले उस तरफ रहते हैं। लेकिन दोनों देशों में प्रॉब्लम क्या आती है कि इसकी डेफ़िनिशन वो अलग-अलग मान लेते हैं। हम कहते हैं कि यहाँ से है, वो कहते हैं वहाँ से। इस तरह से विवाद हो जाता है। हम इस विवाद पे आएँगे, लेकिन अब उसमें आते और ये विवाद सिर्फ़ अक्साई चीन तक सीमित नहीं है। ये विवाद जब पुराने ज़माने में तिब्बत के आस-पास हुआ करता था, फिर नॉर्थ ईस्ट में ये जैसे डोकलाम में आपको याद होगा साल 2 साल पहले वहाँ बहुत विवाद हुआ था। तो ये विवाद असम के पास चला आता है, सिक्किम के पास चला आता है, अरुणाचल प्रदेश तक चला जाता है। तो असल में जो पूरा हिमालय है और हिमालय के आस-पास पहले ऑटोनॉमस इलाके बसे होते थे, कुछ राजवंश जैसी चीज़ें भी थीं और नेपाल बड़ा देश है, भूटान छोटा है, सिक्किम आज हमारा हिस्सा है। 1962 की समय लड़ाई के समय सिक्किम हमारा हिस्सा नहीं था भारत का। इन चीज़ों पे देखना पड़ेगा, वहाँ अलग-अलग चीज़ें बसी हुई थी। तो उनको डिफाइन कर और चूँकि पुराना ज़माना था और ये जैसे अक्साई चीन भी लगभग निर्जन इलाका है और उस ज़माने में जब 1962 का युद्ध हुआ और उससे पहले, वहाँ ना तो हमारी सेनाओं को जाने की बहुत आवश्यकता होती थी, ना चीन की सेनाओं को आने की आवश्यकता होती थी। आदमी वहाँ रहते नहीं थे और तब दुनिया दूसरे कामों में लगी थी, ना तो चीन की उतनी बड़ी हैसियत थी, ना हमारी उतनी बड़ी हैसियत थी। तब सेनाओं को लेके बहुत अलर्ट रहने की आवश्यकता उस तरह से नहीं होती थी। लेकिन समय बदला, अब सैनिक खर्च बढ़े हैं, दोनों देशों के दोनों बड़ी-बड़ी शक्तियाँ बन गई हैं। खैर, अगर आधुनिक संदर्भ में देखें, तो ये जो चीन और भारत का विवाद है, इसकी जड़ें 1914 में जाती हैं। वहाँ से पहले शुरुआती इसके लक्षण मिलते हैं। क्योंकि हम हमेशा 62 से मानते हैं, जैसे 62 से सारी चीज़ें शुरू हुई हैं, लेकिन चीज़ें जहाँ इस समय तक हैं, वहाँ हमें देख लेना चाहिए। तो 1914 में एक शिमला समझौता हुआ था। ये शिमला समझौता उस शिमला समझौता से अलग है जो 1971 में हुआ और पाकिस्तान को हराने के बाद हमने पाकिस्तान के साथ इंदिरा गांधी ने किया था, वह समझौता दूसरा है। यह 1914 का समझौता है। ये उस समय ब्रिटिश इंडिया होता था, भारत आज़ाद तो था नहीं। तो उस समय ब्रिटिश इंडिया ने और चीन ने और तिब्बत ने इस बात के लिए बैठक बुलाई कि ये तय कर लिया जाए कि भारत और चीन की बाउंड्रीज़ क्या हैं? दूसरी, तिब्बत की स्थिति क्या होगी? तो उसमें जो अंग्रेज़ों ने जो एक तरह से एग्रीमेंट दिया, समझौता दिया, उसमें ये कहा गया कि तिब्बत ऑटोनॉमस बना रहेगा, लेकिन चीन का नियंत्रण रहेगा, लेकिन वो ऑटोनॉमस रहेगा, एक चीज़। दूसरा उन्होंने ये कहा कि एक मैकमोहन लाइन बनाई कि इसके इधर की सारी जो सरहद होगी, वो भारत की होगी।
तो चीन ने इस समझौते को मानने से इनकार कर दिया। चीन ने मानने से इनकार कर दिया तो ब्रिटिश इंडिया ने और तिब्बत ने ही उस एग्रीमेंट पे सिग्नेचर कर लिए और मैकमोहन रेखा को तिब्बत ने स्वीकार कर लिया और हमने स्वीकार कर लिया। क्योंकि उस समय चीन की कोई ऐसी हैसियत नहीं थी, 1914 की बात है ये, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के आस-पास का मामला है और फिर दुनिया में बहुत सी चीज़ें बदली। ख़ैर, लेकिन भारत उसे आज तक अपना अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर मानता आया था और उसकी मान्यता है। पश्चिम विश्व भी उसे मानता है। चीन ने उसे तब नहीं माना और चीन अब तक उसे मानने से इनकार करता है। तो अब इसके बाद हुआ क्या कि ये चलता रहा मामला, 1947 में भारत आज़ाद हो गया और 1949 में चीन में भी क्रांति हुई और माओ त्से-तुंग वहाँ की सत्ता में आ गए। जब माओ त्से-तुंग वहाँ की सत्ता में आ गए तो 1950 में जो पहली बड़ी घटनाक्रम होता है, वो ये होता है कि तिब्बत पे चीन ने कब्ज़ा कर लिया। उसके पहले तक तिब्बत एक बफर स्टेट था, हम इस तरफ थे, चीन उस तरफ था, बीच में तिब्बत था। उस बफर स्टेट के साथ ये बड़े देशों के बीच बफर स्टेट का होना हमेशा अच्छा माना हो जाता है ताकि झगड़े ना हों, सीधे-सीधे दोनों बड़ी सेनाएँ टकरा ना जाएँ, कोई बड़ा क्लैश ना हो जाए। लेकिन जब चीन ने उस पे कब्ज़ा कर लिया, तो परिदृश्य बदला और इस परिदृश्य बदलने के बाद लगातार और उसने एक पपेट सरकार जैसी बना दी दलाई लामा के उसमें। लेकिन दलाई लामा के साथ भी उनका फिर बात बनी नहीं और 1959 में दलाई लामा चीन छोड़ के भारत आ गए और धर्मशाला में उनने एक अपनी अलग से तिब्बत की सरकार बनाई। तो एक तरह से देखा जाए डिप्लोमैटिक रूप से हम सीधे-सीधे चीन के सामने खड़े हुए। अब आप देखें कि जब 47 में हम आज़ाद हो गए और 49 में वहाँ चीन में रिवॉल्यूशन हो गया, तो दोनों देश अलग-अलग दिशाओं में बढ़े। भारत बढ़ा इस तरफ कि हम कैसे अपने लोगों को भोजन की इंतज़ाम कराएँ, कैसे सिंचाई के साधन करें, नए-नए इंस्टीट्यूट खोलें, इन सब चीज़ों पे हमारा ध्यान गया। और इस सब में ये बात नेहरू जी की बुनियादी थी कि जो चीज़ होगी आम सहमति से होगी, सारे देशी राज्य प्रेम से मिल जाएँ। भारत के अलग-अलग राज्य चाहे वो तमिल हो, तेलुगु हो, कन्नड़ हो, मलयाली हो, कश्मीर हो, पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो, वो सब प्रेम से आपस में इंटीग्रेट हों, कोई फ़ोर्स उनके ऊपर से सेंटर का ना लगाया जाए, कोई सेना का बल ना लगाया जाए, कोई कानून का बल अलग से ना थोपा जाए, लोग दिल से भारत एक हो और लोग आज़ादी महसूस करें, आज़ादी से रहें। और बड़े कामों की ओर हम बढ़े कि किसानों को फ़ायदा हो इसलिए हमने ये तय किया कि पहला संविधान संशोधन किया और ज़मींदारी का उन्मूलन किया। तो जो उस समय ज़माने की तस्वीरें आती हैं और जो भारत का चित्रण होता है, उसमें बार-बार यही कहा जाता है कि भारत में जो है लोगों के पास पहनने के लिए चप्पल नहीं थी, तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं था, खाने के लिए भोजन नहीं था। इतना बड़ा देश के बँटवारे होने के बाद दंगे फैले थे, भारी-भारी में करोड़ों लोग इधर से उधर, उधर से इधर आए थे और कई लाख लोग मारे गए थे। उसके पहले बड़ा अकाल पड़ा था, उसमें भी कई लाख लोग मारे गए थे। तो हम इन मानवीय त्रासदियों, मानवीय समस्याओं से जूझने में और इंसान को इंसान बनाने की लड़ाई लड़ रहे थे। चीन दूसरी तरह सोच रहा था। चीन को भी अपनी तरक्की करनी थी, उसे भी आगे जाना था, लेकिन चीन का रास्ता अलग था। वहाँ माओ त्से-तुंग ने ये तय किया कि वो एक तानाशाही के तरीके से आगे बढ़ेंगे और जो सरकार ऊपर से थोपेगी वो सबको मानना पड़ेगा। उसमें मानव आज़ादी और मानव अधिकार का कोई सिलसिला नहीं है। तो जिस समय यहाँ डैम बन रहे थे और बड़ी-बड़ी परियोजनाएँ बन रही थीं, आईआईटीज़ बन रही थीं, उस समय चीन अपने आप को लड़ाई के लिए तैयार कर रहा था। और उसने पहली पहाड़ी लड़ाई जो करके दिखाई वो कोरिया से की 1950s में। कोरिया युद्ध हुआ था और कोरिया युद्ध में एक तरफ सोवियत संघ तो था ही, अमेरिका था और चीन उसमें अंदर से लड़ रहा था। और उस लड़ाई में चीन ने लगभग अमेरिका को हरा दिया, लेकिन हराने की कीमत क्या थी? करीब 4 करोड़ चीनी लोग उस लड़ाई में मारे गए। चीन ने अपने 4 करोड़ लोग मरवाने में कोई चिंता नहीं की। जबकि अमेरिका इसीलिए हारा कि अमेरिका में तो अगर एक भी उसका सैनिक मरता है तो सरकार को उसकी ज़िम्मेदारी होती है, उसका जवाब देना पड़ता है। बात होती है कि आपने ऐसी पॉलिसी क्यों अपनाई है, हम क्यों वहाँ लड़ने गए? ख़ैर, वो विवाद चला और उसमें बाद में उसके उत्तर कोरिया कोरिया 2 हिस्सों में बँटा, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। उस लड़ाई में एक तरफ चीन अपने करोड़ों लोगों को मरवा के उस लड़ाई लड़ रहा था और भारत सोवियत संघ और अमेरिका दोनों की इच्छा से वहाँ मध्यस्थ का काम कर रहा था और जहाँ उनके सैनिक मरने के लिए गए थे, वहाँ हमारी फ़ौज भी गई थी, वो शांति सेना के तौर पे गई थी। और बाद में वहाँ एक समझौता हुआ जिसके बारे में मैंने पहले भी ज़िक्र किया कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा था कि ये जो समझौता होगा कोरिया के युद्ध का, वो एक ही आदमी के ज़हन में है और वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। और वो समझौता हुआ, लोगों ने माना और चीन ने उसे अपनी एक तरह से हार उसे एक वो माना कि हमारी हेठी हुई है इसमें, ये इस तरह से कहूँ। इधर उसने तिब्बत पे कब्ज़ा कर ही लिया था। तिब्बत के कब्ज़े के साथ ही नेहरू जी अलर्ट हो गए थे पार्लियामेंट में।
उनके भाषण मिलेंगे, मुख्यमंत्री को लेके पत्र मिलेंगे कि स्थितियाँ कैसे बदल गई हैं, तिब्बत में चीन इस तरह से आ गया है, तिब्बत तक आने का मतलब है कि एक जो बफर स्टेट बना हुआ था वो टूट गया है। अब हमें नए तरह से सोचना पड़ेगा, हमें हिमालय की पूरी सुरक्षा के बारे में सोचना पड़ेगा, हमें नेपाल की पूरी सुरक्षा के बारे में सोचना है और जो हिमालयन स्टेट्स हैं उनकी सुरक्षा के बारे में सोचना है। क्योंकि इधर कोई भी आता है, नेपाल के उस बॉर्डर के उस तरफ भी कोई आता है तो वो भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है। ये सारी बातें नेहरू कह रहे थे। अभी मैंने बताया कि ये लेकिन विवाद बढ़ता रहा और 1959 में जब दलाई लामा आ गए और हमारे यहाँ के बस गए, तो ज़ाहिर है कि अगर आप एक देश से बागी होके कोई व्यक्ति आता है और वो आपके देश में बैठ के अपनी आज़ाद सरकार चलाता है, एक स्वायत्त सरकार चलाता है, ये लगभग वैसे ही मामला है जैसे आप सोचें सुभाष चंद्र बोस भारत से बाहर चले गए थे और उन्होंने आज़ाद हिंद फौज बना ली थी और अपनी एक स्वतंत्र भारत की सरकार का गठन किया था। उस गठन को उस सरकार को अंग्रेज़ किस तरह से देखते थे और उनके लिए वो कितने बड़े दुश्मन थे। उसी तरह से दलाई लामा को जब यहाँ बुला लेना और उनकी सरकार को यहाँ धर्मशाला में चलने देना, ये एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट था। लेकिन भारत कहीं कोई सुनने को तैयार नहीं था और हम चूँकि अपनी हदों में थे, मानवता के साथ खड़े थे, अपने काम कर रहे थे। 1959 के आस-पास एक घटना और बहुत बड़ी होती है क्योंकि ये मामला बड़ी बारीकी का है तो मैंने कुछ कागज़-पत्तर भी रखे हैं। 1959 में सिर्फ दलाई लामा ही भारत नहीं आए। ये चीन में एक शुरू हुआ बड़ा परियोजना हुई, उसे कहा गया ग्रेट लीप फॉरवर्ड। ग्रेट लीप फॉरवर्ड का मतलब क्या हुआ कि माओ त्से-तुंग ने ये तय किया कि चीन अब एक एग्रेरियन स्टेट से एक इंडस्ट्रियल स्टेट में अपने आप को ट्रांसफ़ॉर्म करेगा। माने कि कृषि प्रधान चीन बहुत तेज़ी के साथ औद्योगिक चीन बनेगा। जब चूँकि तानाशाही थी और सरकार की एक तरफ़ा चलती थी, फौजी हुकूमत थी, कहने को वो कम्युनिज़्म है लेकिन ईश्वर जाने किस तरह का कम्युनिज़्म है, जिसमें आम आदमी की ज़िंदगी की परवाह ना की जाए, तो ये बहुत तेज़ी से उन्होंने चलाया। तो 59 से 62 के बीच में जब ये पूरा ट्रांसफ़ॉर्म किया, ज़बरदस्ती ट्रांसफ़ॉर्म किया, देश इसके लिए तैयार नहीं था चीन, तो वहाँ और उसी साथ छोटा-मोटा वहाँ प्राकृतिक अकाल भी पड़ा। तो चीन में भुखमरी और अकाल की भयंकर स्थिति हो गई जो 3-4 साल चली। चीन सरकार के अपने आंकड़ों के मुताबिक इस जो ये ग्रेट लीप फॉरवर्ड था, जो कृषि से उद्योग की ओर जाना था, इसमें 1.5 करोड़ चीनी नागरिकों की मौत हुई। और जो गैर आधिकारिक सूत्र हैं, जो बाहर के स्वतंत्र एजेंसियाँ हैं, उनके मुताबिक करीब 4 करोड़ चीन के निवासी इस दौरान मारे गए। माने 1959 से 1962 के बीच चीन में करीब 4 करोड़ लोग भूख से, भूखमरी से, अकाल से मरे और इसे दुनिया का सबसे बड़ा मैन मेड अकाल कहा गया। ये चीन की पॉलिसी थी। और इसी समय आप देखें तो नेहरू जी क्या कर रहे हैं, वो कहीं बिहार में जाके बाँधों की नींव डाल रहे हैं, कहीं भाखड़ा नंगल बना रहे हैं, कहीं नहरें निकाल रहे हैं, कहीं प्रांतों के आधार पर राज्यों गठन हो या ना हो इस विषय में चर्चा कर रहे हैं। दुनिया में पंचशील की नीति ले जा रहे हैं और अपने एक-एक आदमी की खुशहाली क्योंकि नेहरू बार-बार कहते हैं कि आज़ादी तब तक मुकम्मल नहीं होती जब तक कि हम आखिरी आदमी के आँख से आँसू ना पहुँच दें। नेहरू बार-बार ये कहते हैं कि हमने इस बात के पैमाने से हमारी आज़ादी और हमारा विकास नहीं आँका जाएगा कि हमने कितनी बड़ी इमारतें बनाई, हमने कितने बड़े पुल बनाए, हमने कितने बड़े बाँध बनाए। ये बड़ी से बड़ी चीज़ें हम बनाएँ, लेकिन अंततः आज़ादी का पैमाना यह होगा कि हमने किस तरह से लोगों को खुशहाल किया। तो एक तो 1959 में हमारे यहाँ दलाई लामा आ गए और दूसरा वहाँ चीन में भयंकर अकाल फैल गया। उन स्थितियों में मैंने पहले ही बताई थी कि और चीन के और सोवियत संघ के संबंध भी गड़बड़ थे, तमाम तरह की बातें थीं। तो उस परेशान चीन ने अपनी दुनिया की एक हैसियत बनाने के लिए तय किया कि हम भारत पे हमला करेंगे। और जो चीन 4 करोड़ लोगों को एक अपनी सनक में उन्हें कृषि से उद्योग में ले जाने की सनक में माओ त्से-तुंग 4 करोड़ लोगों को बड़े प्रेम से मरवा रहे थे। उसके पहले करोड़ों लोग वो कोरिया के वार में मरवा चुके थे। तो कोरिया के वार में उन्होंने लोग मरवाए थे लेकिन उन्हें पहाड़ों पर लड़ाई का अच्छा अभ्यास हो गया था। तो उनने भारत से ये युद्ध 1962 में छिड़ दिया। और इसके पहले 1960 में चाउ एन लाई जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे, वो भारत आए और उनकी नेहरू जी से बात हुई। अभी अ, कल इंडियन एक्सप्रेस में एक लिख था सुधींद्र कुलकर्णी का। सुधींद्र कुलकर्णी पढ़े-लिखे विचारक हैं, विद्वान व्यक्ति हैं और अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में बहुत महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारियाँ उनके पास थी। 2009 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था, उसमें वो लाल कृष्ण आडवाणी के मुख्य सलाहकार थे। तो उन्होंने ये लिखा है कि 1960 में जब चाउ एन लाई भारत आए थे, तो उन्होंने भारत को नेहरू जी को एक ऑफ़र दिया था कि आप अक्साई चीन का इलाका छोड़ दीजिए
और हम अरुणाचल और दूसरे इलाकों पे अपना हक माँगना बंद कर देंगे। लेकिन नेहरू जी ने साफ-साफ मना किया कि वो 1 इंच ज़मीन भी भारत की नहीं दे सकते हैं। इसके लिए जो भी कॉन्सिक्वेंसेज़ होंगे वो देखेंगे। बल्कि उन्होंने ये कहा कि अगर मैं ऐसा कर देता हूँ तो फिर मुझे भारत का प्रधानमंत्री रहने का अधिकार ही नहीं रहेगा। ये वही अक्साई चीन का इलाका है जिसको देने से नेहरू जी ने साफ मना कर दिया, और ये उसी अक्साई चीन के इलाके में अभी जो 2020 की झड़प हुई है, वहीं हुई है। और अभी प्रधानमंत्री जी का बयान आया कि हमारे सैनिक हमारे इलाके सीमा में कोई नहीं घुसा। तो ठीक है, वो एलएसी के इधर नहीं घुसा होगा, लेकिन अक्साई चीन जब भारत के नक्शे में है, हमारा अभिन्न अंग है, तो वहाँ चीन मौजूद है, तो हमें साथ में ये कहना चाहिए कि वो तो हमारा ही इलाका है जहाँ चीन लंबे समय से घुसा हुआ है। खैर, तो वो नहीं माना गया और उसके लिए फिर 1962 में युद्ध होता है। उस युद्ध की बहुत तफ़सीलें हैं, बहुत चीज़ों में जाएँगे, लेकिन मोटे में एक बात कहूँ, उस युद्ध में हमारे 1000 सैनिक शहीद हुए और जवाब में हमने भी चीन के करीब 800 सैनिकों को मारा था। वो कोई ऐसी देखने में एक तरफ़ा लगती है और इतिहास धीरे-धीरे बढ़ता जाता है तो उसके नैरेशंस अ, विकृत होते जाते हैं। लेकिन मैं यहाँ कोई भारत सरकार को अकेला कोट नहीं कर रहा हूँ, मैं न्यूयॉर्क टाइम्स से कोट कर रहा हूँ। क्योंकि क्योंकि अमेरिका की ना तो कोई ऐसी चीन से बहुत अच्छी दोस्ती है और हमसे भी उसके कोई बहुत खराब संबंध नहीं है। तो एक हम अंतर्राष्ट्रीय अखबार को मैं यहाँ कोट करना पसंद कर रहा हूँ और इसलिए भी कर रहा हूँ कि वो पुराना अखबार है, उसमें 1914 की रिपोर्ट भी मिल जाएगी, 1962 की भी मिल जाएगी, 1967 की भी मिल जाएगी, सब पड़ी हुई हैं, आप सब लोग देख सकते हैं। तो न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक उस भारत-चीन का युद्ध जिसमें हम लोगों आज ऐसे नेहरू जी को बदनाम करने लगते हैं कि वो हार गए और ये हो गया और नंगे पाँव भेज दिए थे। अरे नंगे पाँव भेजे होते तो अगर हमारे 1000 सैनिक शहीद हुए तो हम उनके 800 सैनिकों को कैसे मारते? दूसरा ये हुआ था कि चीन बहुत नीचे तक उतर आया था, लेकिन जब उसकी युद्ध विराम की घोषणा चीन की तरफ से हुई थी और उसके बाद अक्साई चीन को छोड़ दें तो चीन ने बहुत से असम के आस-पास के बहुत से इलाके, अरुणाचल प्रदेश के इलाके, बहुत से इलाके छोड़ के चीन को वापस जाना पड़ा था, हमें हमारी ज़मीन वापस मिल गई थी। ख़ासकर इसमें अरुणाचल का हमारे पास बना रहना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अरुणाचल को लेके चीन आज तक नत्थी वीज़ा जारी करता है और अरुणाचल को लेके भारत ये कहता है चूँकि ये ब्रिटिश इंडिया का पार्ट था इसलिए हमारा है और चीन ये कहता है ये पुराने चीनी राजवंशों के अधीन भी रहा है, इसलिए हमारा है। तो वो विवाद बना हुआ है लेकिन चीन वहाँ से पीछे हट गया था। और उस कार्रवाई के बाद अगर आप नेहरू जी की बातचीत सुने, हमने उन्होंने नेहरू जी ने जो आज भी आलोचक होते हैं, उस समय भी आलोचनाएँ हुई थी, तो नेहरू जी ने यही कहा था कि कोई घटना घट जाने के बाद उसके बारे में बात करना बहुत आसान होता है और उसमें कमियाँ निकालना तो उससे भी आसान होता है। चीन के युद्ध के बारे में आप सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ें। मैं इधर एक किताब का ज़िक्र आपसे कर दूँ, ये मैंने भी अपनी किताब में लिखा है, लेकिन ये है जवाहरलाल नेहरू लेटर्स फॉर ए नेशन। इसमें मुख्यमंत्रियों को पत्रों की जो लिखा करते थे नेहरू जी हर पखवाड़े, मुख्यमंत्री को उनका पत्र जाता था। उसमें वो पूरे देश की अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को समझाते थे। तो वो बार-बार इसमें समझा रहे हैं कि ये चीन का युद्ध क्यों हुआ। फिर वो ये बताते हैं कि ये कहना कि हमारे सैनिकों के पास हथियार नहीं थे, ये बिल्कुल गलत बात है, हमारे पास हथियार थे। जिस तरह हाँ, उतने अत्याधुनिक नहीं थे तो उनके पास भी नहीं थे, हमारे पास भी नहीं थे। असल बात ये थी कि चीन के पास एक ट्रेनिंग थी जो कोरिया से वो लेके आया था। कोरिया युद्ध में उसने हासिल की थी। 10 साल में उसने अपना वो गुरिल्ला फाइटिंग में टाइट कर लिया था। वो पहाड़ और बर्फ में लड़ने का अभ्यस्त हो गया था। हमारी सेनाएँ नीचे थी, हमें अचानक ऊपर जाना पड़ा। हम उस तरह के युद्ध के लिए हमारी ट्रेनिंग नहीं थी क्योंकि हमने अपनी ताकत कहीं और लगाए रखी थी। हम राष्ट्र निर्माण में लगे हुए थे। उसका उसे एक एज मिला। दूसरा ये हुआ था कि हथियार और जैसे लोग कहते हैं ना कि हमने एयर फ़ोर्स का इस्तेमाल नहीं किया। नेहरू बताते हैं कि वहाँ रसद ही नहीं, हथियार भी जो हमें अपने सैनिकों को पहुँचाने थे, वो हवाई रूट से पहुँचाने थे। तो हमने हवाई जहाज़ों के माध्यम से अपने सैनिकों के पास हथियार भी गिराए थे, रसद भी गिराई थी, दूसरे सामान भी भेजे थे। लेकिन जैसा कि पहाड़ों पे होता है, जब कोई चीज़ एरियल गिराई जाती है, तो वो सही जगह पे पहुँच पाए, ये कठिन हो जाता है। उससे कठिनाई बची। तीसरी चीज़ ये हुई थी कि जो भी सेना नायक उस ज़माने के थे, उन सब ने इस्तीफ़ा ज़्यादातर ने दे दिया था। नेहरू ने कहा था कि वो बहादुर थे, जाँबाज़ थे, उन्होंने इस्तीफ़ा नैतिकता के आधार पर दिया है, उनकी इतनी बड़ी गलती नहीं थी। लेकिन आखिरी बात जो नेहरू उस युद्ध को लेके कहते हैं कि हम ये युद्ध इसलिए हारे क्योंकि चीन ने ये तय कर रखा है कि हमारे पास करोड़ों की आबादी है और कुछ करोड़ मर जाते हैं तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भारत ऐसी नीति नहीं अपना सकता जिसमें वो कहे कि हमारे कुछ करोड़ नागरिक मर जाएँ, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ मैं एक ज़िक्र और कर लूँ, मेरे फादर इन लॉ मेरे ससुर साहब सेना में रहे हैं और उन्होंने पाकिस्तान के साथ दोनों लड़ाइयों में बॉर्डर पे थे और चीन वाले युद्ध में भी थे। तो चीन युद्ध की तो बहुत लंबी कथा बनाते हैं क्योंकि उन्हें भी कैसे जान कितनी बार बची और कैसे लड़े और कैसे अंत में भारत आ गए वापस, वो सारी कथा सुनाते हैं। लेकिन एक बात उसमें वो समझाते हैं हमें नटशेल में कि हथियारों का फ़र्क नहीं था हमारे और उनके बीच में। फ़र्क ये था कि चीन के लोगों से ये कह दिया गया था कि तुम्हें जाना है, लौट के नहीं आना है।
और वहाँ से फ़ौज भेजी जा रही थी लगातार। तो वहाँ से लाखों लोग चले आएँगे और मरते जाएँगे और फिर पीछे से चले आएँगे। भारत में ऐसे आदेश नहीं थे कि आप जाओ और मरते जाओ, जाओ और मरते जाओ। तो चीन एक किलिंग मशीन भी था और अपने लोगों को उस किलिंग मशीन वो दूसरों को भी मारती थी और अपने को भी मारने की तैयार थी। ये फ़र्क था और वो लगातार ये जैसे उन्होंने अगर कृषि से उद्योग में आने के लिए करोड़ों लोग मरवा दिए, अपने नागरिक चीन ने मरवा दिए। कोरिया के युद्ध के लिए उन्होंने करोड़ों लोग अपने मरवा दिए। फिर हम बाद में भी देखते हैं इतिहास तो चीन लगातार लोगों को अपने मरवाने में उसने कभी कोई कसर नहीं छोड़ी क्योंकि उनके लिए राष्ट्र का कुछ और ही संदर्भ होगा। तो ये स्थितियाँ उस युद्ध में रहीं। जब 62 का युद्ध हो गया, चीन की सेना लौट गई, अक्साई चीन के एक बड़े इलाके में उसका कब्जा हो गया, जहाँ अभी तक विवाद चल रहा है, जहाँ एलएसी बनी। उसके बाद भी चीन के रिश्ते हमारे वहीं खत्म नहीं हुए, ना चीन से संघर्ष खत्म हो गया। उसके बाद 1967 भी आता है। 1967 में चीन ने दोबारा भारत पे एग्रेशन किया। उस समय भी जैसे अभी हम लोग एक सड़क बना रहे थे और चीन ने कहा कि नहीं आप अपने इलाके में नहीं बना रहे हो, हमारे इलाके में बना रहे हो, उसने झगड़ा शुरू किया। उस समय भी हम लोग फेंसिंग कर रहे थे हमारे सैनिक और चीन ने हमला बोला। तो 1967 में जब ये चीन ने हमला बोला, ये मामला था, ये भारत की सरहद का भी नहीं था और इसे हम कहें जैसे अक्साई चीन तो हमारा इलाका है, वो हमारे इलाके का नहीं था, वो था सिक्किम के आगे का। और यहाँ आपको बता दूँ कि सिक्किम उस ज़माने तक 1967 तक भारत में शामिल नहीं हुआ था। वह एक स्वतंत्र देश था या ऑटोनोमस देश था, जो भारत का प्रोटेक्ट ही था, माने हम उसका संरक्षण करते थे, जैसे भूटान का हम आज संरक्षण करते हैं, उस तरह का वो एक आज़ाद मुल्क था, भारत में हिस्सा नहीं था। तो नाथू ला पास और चोला पास, ला माने दर्रा ही होता है, तो नाथू दर्रा कह लें और चो दर्रा कह लें, तो वहाँ चीन आया, वहाँ युद्ध छिड़ गया। तो ये भारत की भूमि पे नहीं छिड़ रहा है, ये सिक्किम के उस तरफ जाके सिक्किम और तिब्बत के बीच का इलाका ये हुआ। तिब्बत पे चीन ने कब्जा पहले ही कर लिया था, उसके आगे इरादे और भी नेक थे कि वो आगे भी कुछ करने के मूड में था, तो हम सिक्किम की सुरक्षा भी करते थे। वहाँ हमारी लड़ाई हो रही थी। तो वो जो युद्ध हुआ, वो छोटा युद्ध नहीं हुआ, उसमें भारत ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी और चीन की सेना को पीछे लौटा दिया। नाथुला हमने अपना पूरा अपने कब्जे में लिया और जो जो दर्रा है, चो दर्रा है, वहाँ तक चीन की सेना को पीछे खदेड़ दिया। यही नहीं किया उन्होंने, जो थोड़े बहुत अपने सेटलमेंट बनाए थे, जो ठिकाने-काने बनाने की कोशिश की थी, जो भी तंबू झंडे गाड़े थे, उन सबको हमने उखाड़ दिया और इस लड़ाई में हमारे 150 सैनिक शहीद हुए और इसके बदले में हमने चीन के 340 सैनिकों को मार गिराया। तो जो लोग कहते हैं कि 62 में हम हार गए थे, उन्हें और 62 से पहले हम अलग तरह से सोचते थे। एक किताब यहाँ रखी है मेरे पास, ये ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री नेहरू की, ये जवाहरलाल नेहरू विश्व इतिहास की एक झलक। तो नेहरू तो ये सोच रहे थे कि दुनिया आज़ाद होगी तो एशिया एक बड़ी ताकत बन के उभरेगा, हिंदी, चीनी भाई-भाई होंगे और ये हमारे हर प्रधानमंत्री इस तरह की बात सोचता है, वरना अगर हम इस तरह के ना सोचते, तो अभी दो ढाई साल पहले शी जिनपिंग भारत आए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे बड़े प्रेम से मिले, उन्हें वहाँ अहमदाबाद ले गए, गुजरात में बहुत जगह घूमे, उनके साथ झूले पे बैठे, दोनों नेता एक साथ झूले पे झूल रहे हैं, गांधी जी की मूर्ति के पास जा रहे हैं, फिर वो तमिलनाडु जा रहे हैं और वो आप देखें एक बड़ी तस्वीर आती है, एक नारियल पानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग बड़े प्रेम से साथ-साथ नारियल पानी पी रहे हैं। इसका मतलब नेहरू जी के ज़माने में भी और नरेंद्र मोदी के ज़माने में भी, ये बात कहीं न कहीं रही कि दुनिया की बड़ी ताकतें अगर एक साथ मिलके रहें, तो अच्छा हो सकता है, इससे फ़ायदा ही होगा। तो वो चीज़ भारत के दिमाग में थी, लेकिन चीन के दिमाग में ना वो चीज़ तब थी, ना उनके दिमाग में अब है। लेकिन 62 की लड़ाई में जब चीन ने हमें धोखा दिया, जो नेहरू जी की पीठ में खंजर भोंपा, हमने हिंदी-चीनी भाई-भाई किया और उन्होंने भाई की पीठ में खंजर उतार दिया, तो भारत ने नेहरू जी के समय से ही अपनी युद्ध नीति को बदल दिया था। हमने बहुत सारी तैयारियाँ कर ली थी कि हमें चीन से कैसे निपटना है। पाकिस्तान से हमारे युद्ध होते ही रहते थे। नेहरू जी ने युद्ध लड़ा था, उसके तुरंत बाद नेहरू जी की मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री ने युद्ध लड़ा, उसके बाद फिर इंदिरा गांधी ने युद्ध लड़ा। तो हमें पता समझ में आ गया था कि ये पड़ोसियों से हम कितना ही प्रेम करें, लेकिन लड़ाई के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। इसीलिए 1967 के युद्ध में भारत ने बुरी तरह चीन को हराया और चीन न सिर्फ पीछे भागा, उसके 350 सैनिकों को, हमने 340 सैनिकों को हमने मार गिराया और वहाँ एक लंबी शांति हुई। इसीलिए तब से देखें तो कोई बड़ा बॉर्डर पे हमारा संघर्ष नहीं हुआ था। 1975 में ज़रूर एक बार हुआ, उसमें हमारे 4 सैनिक शहीद हुए थे, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पे नहीं गया था। तो बड़ी लड़ाइयाँ 2 ही हुई, 1962 में उन्होंने हमें हराया, 1967 में हमने उन्हें हराया। तो ये कोई चीन ने एक तरफ़ा ऐज हासिल कर ली हो, ऐसा नहीं है। इसीलिए आज भी हमारे जाँबाज़ सैनिक वहाँ जाके लड़ाई करते हैं। तो जो
इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है, हम 67 तक आ गए, 1975 आता है। तो जो तिब्बत पे चीन ने कब्ज़ा कर लिया था सन 50 में और हमारी बॉर्डर्स हमें सेफ नहीं लग रहे थे, तो 1975 में इंदिरा गांधी ने अ, सिक्किम का भारत में विलय कराया। हम लोग हमेशा से यही कहते रहे हैं कि सच्चाई भी है कि वो अपने मन-मर्ज़ी से विलय हुआ था, लेकिन इस तरह के मामलों में ऐसा तो नहीं हो सकता कि चीन उस बॉर्डर पे खामोश बैठा हो। इसलिए हमारी फ़ौज भी वहाँ गई थी। उस ज़माने में सिक्किम की आबादी मुश्किल से 2 लाख अ, हाँ, 2 लाख के आस-पास ही आबादी थी और हमारे 20,000 से 40,000 सैनिक वहाँ गए थे। वहाँ का जो राजा होता था फिर उसने सरेंडर कर दिया था, भारत में विलय हो गया था। उसके बाद हमने वहाँ जनमत संग्रह कराया, जनमत संग्रह हुआ, जनमत संग्रह आप लोग फिर ध्यान दें, जब-जब कोई इस तरह के विलय होते हैं, जनमत संग्रह भारत कराता ही है। हमने सिक्किम में भी कराया, कश्मीर को लेके आपके मन में सवाल आता है, तो मैंने पूर्व में बताया कि जूनागढ़ में भी हुआ था, हैदराबाद में भी हुआ था। सिक्किम में जनमत संग्रह भारत ने कराया और 95% से ज़्यादा की पॉपुलेशन ने भारत में विलय को स्वीकार किया और तब से सिक्किम फिर 35वां संविधान संशोधन हुआ जिसमें सिक्किम को भारत के विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। फिर 36वां संविधान संशोधन हुआ जिसने 35वें संशोधन को खारिज किया और सिक्किम भारत का एक सामान्य राज्य जैसे बाकी राज्य हैं, उस तरह से हमारे साथ शामिल हो गया। तो भारत ने 62 के बाद अपनी रणनीति बदल ली और हम बराबरी से लड़ने लगे और हमने उनको चीन ने मुँह की खाई। फिर आप देखें 87-88 में जाके एक बार फिर विवाद पनपा राजीव गांधी के कार्यकाल में। उस समय राजीव गांधी का समय भी अगर आप कोई गौर से देखें तो उसमें बहुत सी गलतियाँ भी हुई और बहुत से बड़े काम हुए। अ, जैसे सियाचिन पे जो फ़ौज का पहुँचना है, ग्लेशियर पे उस समय गई। फिर कई देशों चीन में श्रीलंका में शांति सेना का जाना है, भारत में कंप्यूटर का आना है, कभी अन्य देशों के मामले में भारत का सीधा-सीधा फ़ौजी हस्तक्षेप आप देखें। तो मसल फ्लेक्सिंग की अगर बात देखें, भारत की एक सामरिक शक्ति का प्रदर्शन प्रदर्शन देखना हो, तो एक बहुत इम्पोर्टेंट काल राजीव गांधी का समय भी है। उसमें दूसरी बातें भी हुई जिससे सत्ता परिवर्तन हुआ। लेकिन ये चीज़ें हैं जो आज तक फ़ॉलो कर रही हैं। उस समय भारत ने एक बड़ा युद्धाभ्यास किया, जो जिसमें हमारी सेनाएँ लद्दाख में मूव कर रही थी। उससे चीन को ये लगा कि क्या भारत हमला करने वाला है, तो चीन ने भी फिर वहाँ से सेना आगे बढ़ाई। ख़ैर दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों को के जो मैं अगर राष्ट्राध्यक्षों कह लें या प्रधानमंत्री कह लें, अलग-अलग पद के हिसाब से, दोनों देशों के बीच चर्चा हुई और वो युद्ध उस समय टाला गया। लेकिन हमें कोई सैनिकों के नुकसान नहीं हुआ, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ, जितना हमने ताकत दिखाई, चीन ने भी वैसी बात कही और बातचीत शांति से निपटी। तो आप देखें और 62 के युद्ध में भी देखें कि हम उस समय भी रोड बनाने को लेके झगड़ा था। भारत कभी दबा नहीं है चीन से। हमने हमेशा अपनी टेरिटरी की रक्षा की है, हमने अपनी सड़कें बनाई हैं, हमने अपने जो भू-भाग है उसकी रक्षा की है और उस पे हमने वहाँ फेंसिंग की है। जब-जब उस पे चीन ने आपत्ति की है तो हम लड़े हैं। आज भी आप देखें 2020 में यही हुआ है। भारत एक रोड बना रहा था, हम अपने साइड में जो निर्माण करना चाहें कर रहे थे। उस पे चीन ज़बरदस्ती का घुसने आया, उससे बात हुई। हालाँकि अब प्रधानमंत्री ने जो कल बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि नहीं, हमारी सीमाओं में कोई नहीं आया। तो इसके बाद अब इस बात को नए सिरे से समझना पड़ेगा कि जब चीन हमारी सीमा में नहीं आया, तो क्या हम चीन की सीमा में गए थे? हम भी जब उनकी सीमा में नहीं गए, जब दोनों एक-दूसरे की सीमाओं में नहीं गए, तो फिर क्लैश कहाँ हुआ? ये रक्षा विशेषज्ञ या विदेश नीति के विशेषज्ञ आपको आगे बताते रहेंगे। तो ये 87 वाला एक विवाद हुआ था, फिर 96 में भी हुआ, फिर एक बार जब मनमोहन सिंह के समय शी जिनपिंग आए थे, तब भी विवाद हुआ था और अभी ये वाला ताज़ा विवाद मई से चला आ रहा था और यहाँ तक पहुँच गया। लेकिन इस विवाद में बात ये हो गई कि जो 62 की लड़ाई के बाद हमने जो अपनी हैसियत बनाई थी, हमने जो अपनी ताकत बनाई थी और 67 में जो हमने चीन ने हमसे मुँह की खाई थी और उसके हमने बहुत सारे सैनिक मार दिए थे और अपने सारे देश छुड़ा लिए थे। तो तब से कभी चीन हमसे मुँह लग के बात नहीं कर पाया था। चीन हम पे कोई ऐसा नहीं कर पाया था कि कुछ उसका कहीं अपर हैंड रहा हो। ये 2020 पहली बार ऐसा आया है कि जब इतनी एक तरह से 67 के बाद इस लेवल की कोई हिंसा वहाँ हो गई है। तो ये स्थिति अब एक नाजुक स्थिति है, ज़ाहिर है कि सरकार इसके बारे में सोच रही होगी। लेकिन अभी मैं चूँकि नेहरू जी के बारे में आप लोगों से बात कर रहा हूँ, इसलिए आप ये समझ लीजिए कि नेहरू 62 के पहले तक हिंदी-चीनी भाई-भाई चाहते थे और उन्होंने जो किया उसी का हम आज तक उठा रहे हैं। अगर उस समय नेहरू भी कहीं चीन की तरह या माओ से-तुंग की तरह लग जाते और अपने 8-10 करोड़ लोग तो ऐसे ही मरवा डालते कि हमें एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री पे जाना है या हमें फलाँ देश पे युद्ध करने जाना है या उस पे कब्ज़ा करने जाना है। तो ये कोई नीति हुई? ये कहने कि आज पीयूष बवेली की हत्या इसलिए कर दी जाए कि पीयूष बवेली का पोता आके खुशहाल रहे। ये बात मुझे समझ में नहीं आती और ये भारतीय सोच, भारतीय दर्शन से कहीं मैच नहीं खाती, क्योंकि हर आत्मा स्वतंत्र है। हर व्यक्ति का एक जीवन है, राष्ट्र का जीवन भी है, लेकिन व्यक्तियों से मिलकर राष्ट्र बनता है।
तो हम व्यक्तियों को ही मारने लगें, अपने ही व्यक्तियों पे जुल्म ढाने लगें और कहें कि राष्ट्र आगे बढ़ रहा है, तो ये कांसेप्ट कम से कम भारत में नहीं चल सकता। आज भी आप देखें 2020 में हमारी सरकार ने बताया कि हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए। चीन तो नहीं बता रहा है कि उनके कितने सैनिक शहीद हुए हैं, कितने घायल हुए हैं। क्यों? क्योंकि चीन में आदमी की कदर नहीं है। चीन की सरकार एक तानाशाह सरकार है। वहाँ का राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष उसने अपने आप को आजीवन राष्ट्रपति घोषित कर दिया है। वो जब तक मरेंगे नहीं, तब तक चीन पे बने रहेंगे। ये तो राजशाही से भी ज़्यादा खतरनाक स्थितियाँ हैं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री को तो ये बताना पड़ेगा कौन घायल हुआ है, कौन बंधक बनाया गया है, कौन आज़ाद किया गया है, कौन शहीद हुआ है। हमारे यहाँ वो गाना था ना, हम पूरब हैं, पूरब वाले हर जान की कीमत जानते हैं। तो हमारे मुल्क में जान की कीमत है, नागरिक आज़ादी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। हम 1962 में नेहरू जी को बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया, उसके बाद किया गया। आज की सरकार को बहुत क्रिटिसाइज़ किया जाएगा। ये हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, इसलिए हम क्रिटिसाइज़ करेंगे और हमारी सरकारें हमारी आलोचना को सुनेंगी। चीन में ऐसा नहीं होगा। चीन में अगर कोई आलोचना करेगा तो थिएनयानमेन जैसी घटना हो जाएगी। वो आज़ादी माँगने वालों को या अभिव्यक्ति की आज़ादी माँगने वालों के ऊपर बुलडोज़र चला सकते हैं, उनके ऊपर टैंक चला सकते हैं। तो अब आप एक ऐसे पड़ोसी के साथ रह रहे हैं जिसके पास अपने नागरिकों की जान की कोई कीमत नहीं है, वो हमारी क्या कीमत करे? लेकिन इसमें एक चीज़ बहुत मार्के की है जो साथियों हमें ध्यान रखनी चाहिए। आज जब हम एक नाज़ुक घड़ी में हैं, तो हमें बहुत गुस्सा तो आएगा, दुःख तो होगा, लेकिन दुःख और गुस्से से कोई समाधान नहीं निकलते। 1914 में अगर आज से 116 साल पहले ब्रिटेन ने बैठ के मैक-मोहन लाइन खींची और कहा कि तिब्बत के साथ तुम चीन ऐसे संबंध रखोगे और तिब्बत के साथ भारत के संबंध ऐसे होंगे, तो चीन ने उसको स्वीकार नहीं किया लेकिन मानने को बाध्य हुआ। क्यों? क्योंकि चीन की सामरिक शक्ति और आर्थिक शक्ति कमज़ोर थी। लेकिन जब 1947 के बाद भारत आज़ाद होता है, तब तक ब्रिटिश साम्राज्य कमज़ोर पड़ गया और ब्रिटिशर्स की वो ताकत नहीं रह गई क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध में पूरे यूरोप को बहुत चोटें पड़ी थी। हम भी और वहाँ एक रिवॉल्यूशन होता है। चीन ताकतवर होता है तो वो वहाँ कब्ज़ा करने तिब्बत पे आ जाता है। आज की स्थिति या 62 में भी वो युद्ध के लिए गया। आज की स्थिति में क्या है कि चीन की सामरिक शक्ति हमसे बड़ी है, ये कोई छिपाई हुई बात नहीं है। उनकी आर्थिक शक्ति हमसे बड़ी है, उनका जीडीपी हमसे बड़ा है, उनके पास रिसर्च हमसे ज़्यादा अच्छी हो रही है। तो जो मुल्क माली हैसियत में आगे होगा, पढ़ाई-लिखाई में आगे होगा, सैनिक शक्ति में आगे होगा, उसकी बात मानी जाती है। तो अगर 1914 में एक कोई चीज़ चीन की बेमर्ज़ी की थोपी गई, तो वो 1949 में उसका बदला लेता है और 1962 में और आगे बढ़ता है। 50 साल लग जाते हैं। तो अगर हमें तय करना है कि हमें एशिया की और विश्व की महाशक्ति बनना है, तो हमें उस तरह सोचना पड़ेगा। हमें पहले पढ़ाई-लिखाई पे ध्यान देना होगा। हमें अपनी सैनिक ताकत पे ध्यान देना होगा। हमें रिसर्च और डेवलपमेंट पे ध्यान देना होगा। हम रिसर्च में बहुत पिछड़े हुए हैं। हमारे पास दुनिया के टॉप संस्थान नहीं है। तो जब तक हम आला दर्जे का ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन नहीं बनाएँगे, तब तक हम गुस्सा हो सकते हैं, लेकिन चीज़ों को बदल नहीं सकते। तब तक हमारे प्रधानमंत्री को ये कहना पड़ेगा कि नहीं हम एलएसी के इधर लड़े, हम किसी के इलाके में नहीं गए। हम नहीं कह पा रहे हैं कि अक्साई चीन हमारा ही है। हमें जब पीओके लेना होगा, हमें जब अक्साई चीन लेना होगा, जब हमें जो पूरा भारत का नक्शा हमारा है, हमें लेना होगा, उसके पहले हमें ताकतवर बनना पड़ेगा। तो दिनकर जी ने कहा था ना कि क्षमा सौंपती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। हमें वो गरल तो यहाँ तो अमृत ही गरल है, हमें वो शक्ति अर्जित करनी है। तो बजाय कि हम लोग जाएँ इस नेता को या उस नेता को ट्रोल करने लगें, इसको गाली देने लगें, ये गाली देने की जो ताकत है, इसको हम अध्ययन में लगाएँ, विकास में लगाएँ, दिमाग के खोलने में लगाएँ, भारत की एकता में लगाएँ, तब हम जाके लड़ाई लड़ पाएँगे। आज आज हमारी स्थिति क्या है? आज हम कोरोना वायरस से पीड़ित देश हैं। करीब 14,000 से ऊपर का जो आंकड़ा कल का आया है, लोग उससे संक्रमित हुए हैं। पर डे हो रहे हैं, 3.5 लाख 4 लाख के बीच में हमारे यहाँ पूरा संक्रमण पहुँच चुका है। बड़े पैमाने पे हमारा जीडीपी नीचे चला जा रहा है। एक सरकारी नौकरियों में ये हुआ है कि उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़नी है। जो प्राइवेट नौकरियाँ हैं, उसमें बड़े पैमाने पे छँटनी का देश सामना कर रहा है। जिनकी छँटनी नहीं है, उनके वेतन कट गए हैं। तो देश एक आर्थिक संकट में है। तो पहले हमें आर्थिक रूप से मजबूत होने के बारे में सोचना पड़ेगा। जब हम आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएँगे, हम तभी हम सामरिक तब हमारे पास पैसा आएगा। पैसा आएगा, तो हम उसको कहीं इन्वेस्ट करेंगे। उससे हम हथियार, गोला-बारूद बनाएँगे, नई टेक्नोलॉजी बनाएँगे, नए रिसर्च करेंगे, तो हमारी फ़ौज भी मजबूत होगी। उसको हम ज़्यादा वेतन भी दे सकेंगे। हम दुनिया के जो हथियार नहीं बना पाएँगे, उन्हें खरीद सकेंगे। तो असली चीज़ है दाम और दाम कहाँ से आएगा? वो बुद्धि बुद्धि से आएगा। इसीलिए मैं इस बातचीत को यहाँ तक लाते हुए जो आपको एक तो आपके मन से इस बातचीत का पूरा मकसद ये था कि हमारे मन से चीन का हौवा निकल जाए। हमने भी उन्हें हराया है और उन्होंने भी हमें हराया है। और अभी ये हमारी और आपकी भुजाओं की बात है।
हम कैसे चलेंगे? तो हो सकता है कि हम जो प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, तो बलिदान तो व्यर्थ नहीं जाएगा। हाँ, अब देशों के इतिहास कोई हमारे आपके जीवन जैसे नहीं होते 50-60 साल के, हज़ारों साल में ट्रैवल करते हैं। कब किस बात का हिसाब लिया जाएगा, कब कैसे चुकाया जाएगा, वो तो आने वाला समय देखेगा। यही बात नेहरू जी ने भी 62 की लड़ाई के बाद कही थी, कि ठीक है, ये युद्ध हुआ, हमारे ऊपर एक बड़ा हमला हुआ, जिससे हमें बहुत चोट पहुँची, लेकिन इसमें 2 पॉज़िटिव चीज़ें हुई। एक, कि पूरा भारत एक हो गया। हर जाति का, हर धर्म का, हर क्षेत्र का, हर भाषा का आदमी भारतीय हो गया। हमारे भीतर के झगड़े खत्म हो गए और हम एकजुट हुए। और फिर नेहरू आगे ये कहते हैं कि अब इस युद्ध का सबक ये है कि हम सब, जो किसान है वो खेतों में काम करे, जो छात्र है वो स्कूलों में काम करे, जो अधिकारी है वो दफ्तर में काम करे। हर आदमी अपनी ज़्यादा से ज़्यादा काम करे और उस काम करके मुल्क में एक दौलत पैदा करे और उस दौलत से हम नए संसाधन खरीदेंगे, नए संसाधन अर्जित करेंगे, देश को आगे बढ़ाएँगे और उससे हमारी फ़ौज मजबूत होगी। क्योंकि फ़ौज अकेले बॉर्डर पे काम नहीं करती। फ़ौज के पीछे असल ताकत बंदूक की नहीं होती। असल ताकत होती है फ़ौज के पीछे, जितना काम हम मुल्क में करते हैं और उससे पैसा पैदा होता है, उसकी ताकत है। आज जो चाइना की फ़ौजी ताकत बढ़ी है, उसके पीछे उसकी आर्थिक समृद्धि है, जो उसने एक तरह से उसने कमाई है। उसने जो मैंने पहले भी तरीके बताए, उन तरीकों पे हम जा ही नहीं सकते और ना दुनिया का कोई मुल्क जा सकता। हम धीरे-धीरे जाएँगे, आगे बढ़ेंगे। तो जो नेहरू जी ने सबक 1962 के बाद दिया था कि हमें अपने देश को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, एकता के रूप में मजबूत करना है, उससे हमें अपना साइंस और टेक्नोलॉजी बढ़ाना है, उससे हमें अपनी फ़ौज मजबूत करनी है और इस सब प्रक्रिया के बीच अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंध मधुर रखने हैं। ये सब रखते हुए हम जब करेंगे तो हम किसी भी मुल्क को जब चाहे तब जवाब दे सकते हैं और भारत को इसी तरफ आगे बढ़ना होगा। यही नेहरू जी का संदेश है। तो ऐसे में आप लोग बजाय कोई साथी कि नेहरू जी के बारे में गाली-गलौच करें या उनके ऊपर लांछन लगाएँ या उन्हें ट्रोल करें या कुछ साथी आज की सरकार को ट्रोल करने में लग जाएँ, उन्हें पे लांछन लगाने लगें। कोई सरकार जानबूझ के नहीं हारती, कोई अपने सैनिकों को शहीद कराना नहीं चाहता, कम से कम भारत में तो कोई ऐसा नहीं चाहता। सब लोग देश के साथ हमेशा खड़े होते हैं। हाँ, पारदर्शिता होनी चाहिए, हमें अपनी सीमाओं की सुरक्षा करनी चाहिए। कोई घुस के आता है तो हमें मानना चाहिए कि हाँ, घुसा था, हम इसको बाहर निकालेंगे। इन चीज़ों पे हमें ध्यान देना चाहिए। यही नेहरू की नीति थी और ये नीति फिर इतनी ज़्यादा बदली थी कि आपको मैंने बताया कि 1967 में हमने चीन को हराया, 1975 में हमने सिक्किम का विलय किया, 1971 में हमने पाकिस्तान को दोबारा हराया और पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। तो वो बहुत से भूटान हमारा प्रोटेक्टी बना। तो अगर उन्होंने तिब्बत लिया तो हमारे पास सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश वो आज तक नत्थी वीज़ा जारी करते हैं, वो ले नहीं पाए। वो हमारे पास है, हमारे देश का अभिन्न अंग है। तो वहाँ सिर्फ़ चीन के बार जो 1962 के चीन युद्ध से कभी निराश नहीं होना चाहिए। इस लड़ाई ये बहुत दूर तक 1000-2000 किलोमीटर में फैली हुई लड़ाई थी, जिसमें कुछ मोर्चे उन्होंने फ़तह किए, कुछ मोर्चे हमने फ़तह किए हैं, कुछ उनके लिए काम की चीज़ें हुई हैं, कुछ हमारे लिए हुई हैं। हाँ, हमें शांति के बारे में हमेशा सोचना चाहिए ताकि हम बेहतर काम कर सकें, हम लड़ाई की जगह इन चीज़ों में लगें। लेकिन युद्ध से कोई डरता भी नहीं और अटल बिहारी वाजपेयी ने तो कहा भी था कि जब चीन से युद्ध हो रहा था तो लोगों ने कहा था नेहरू जी से कि आप जाइए और पाकिस्तान से समझौता कर लीजिए क्योंकि डर बहुत ज़्यादा है। हम एक तरफ चीन से लड़ रहे हैं और कहीं ऐसा ना हो कि पूरब और पश्चिम से पाकिस्तान भी हमारे पास हमला कर दे। तो अगर तीनों तरफ से हमारे ऊपर हमला हो गया, तो हम कैसे निपटेंगे? तो जवाहरलाल नेहरू का जवाब ये था जो अटल बिहारी वाजपेयी ने बताया कि नेहरू जी का जवाब ये था कि हम पाकिस्तान से समझौता नहीं करेंगे। ज़रूरत पड़ेगी तो हम चीन से भी लड़ेंगे और पाकिस्तान के दोनों बॉर्डरों पे लड़ेंगे। माने हम अपनी सीमा सीमा के तीनों तरफ लड़ने को तैयार हैं, लेकिन हम सिद्धांतों से समझौता नहीं करेंगे। हम बिना लड़े अपनी ज़मीन किसी को नहीं देंगे और पाकिस्तान से भारत ने कोई समझौता नहीं किया था। अक्साई चीन के मामले में भी नेहरू जी ने यही कहा था कि नहीं, हम 1 इंच ज़मीन नहीं देंगे, लड़ाई हो तो हो जाए, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। और जब लोगों ने आलोचना की थी कि आपकी सेना सैनिक मारे गए हैं, हारे गए हैं, तब भी नेहरू ने ये कहा था, हाँ, ये बात सच है, लेकिन जिन हाई एल्टीट्यूड्स पे लड़ाई हो रही है, अगर हम वहाँ अपनी सेना होना तो ये चाहिए था, जो नेहरू जी कहते हैं कि रणनीतिक या सेना के लिहाज से, तो ये होना चाहिए था कि हम अपनी सेना को वहाँ लड़ने भेजते ही नहीं, हम थोड़ा नीचे आ जाते, अपना मोर्चा बनाते और जब यहाँ चीन आता था, हम उसे मार देते। लेकिन हम ये कैसे बर्दाश्त कर लेते कि चीन के सैनिक हमारी सीमा के भीतर ट्रैवल कर रहे हों? तो भले ही हमें नुकसान ज़्यादा हो गया हो, लेकिन हम जितनी अधिक से अधिक सीमा बचा सकेंगे, उस पे लड़ाई करने जाएँगे और वही हमने किया था। इसलिए फिर याद रख लीजिए उन सब बातों को। 1914 में एक संधि हुई, जिसे हम मानते हैं, मैक-मोहन लाइन बनी, उसे चीन ने नहीं माना। फिर 1947 आता है, हम आज़ाद होते हैं। फिर 1949 आता है, माओ से-तुंग वहाँ आते हैं। माओ से-तुंग पूरे देश को इस मॉडल पे डेवलप करते हैं कि वो युद्ध की मशीन बनाते हैं। फिर 1950 में कोरिया का युद्ध भी शुरू हो जाता है 50 के बाद से। 50 में ही वो तिब्बत के ऊपर कब्जा कर लेते हैं।
और उस कोरिया के युद्ध में करीब 3-4 करोड़ लोग चीन के सैनिक मारे जाते हैं और वो कोरिया के 2 टुकड़े होते हैं। उस ज़माने में हम अपने यहाँ पंचवर्षीय योजना बना रहे थे, बाँध बना रहे थे, लोगों के खाने-पीने का इंतज़ाम कर रहे थे। फिर 1959 आता है। 1959 में दलाई लामा वो चीन से भाग के भारत आते हैं। धर्मशाला में नेहरू जी उनकी स्वायत्त सरकार बनाते हैं। माने हम ये आप देखें ना पृथ्वीराज चौहान और राणा प्रताप के ज़माने की जो कहानी होती है कि शरणागत की हमें रक्षा करनी है और हम लड़ेंगे, यही भारतीयता है। चाहे इसके लिए हमें जान गँवानी पड़े और चाहे जो हो जाए लेकिन हम शरणागत की रक्षा करेंगे। वही काम नेहरू जी ने किया था जो भारतीय परंपरा का है। तो 1959 में दलाई लामा हमारे यहाँ आ जाते हैं जो चीन को खुली चुनौती है। 1959 में ही जो मैंने अभी उसका नाम दिया था माओ त्से-तुंग शुरू करते हैं आपका क्या ग्रेट लीप फॉरवर्ड जिसमें भारी अकाल चीन में पड़ता है और मैन मेड अकाल होता है जिसमें करीब 1.5 करोड़ लोग ऑफिशियल चीन के मुताबिक मर जाते हैं और 4 करोड़ लोग स्वतंत्र एजेंसियों के मुताबिक उस अकाल में मरते हैं। तो 4 करोड़ लोगों को अपने मरवाने को तैयार हैं, भूखे मर रहे हैं। तो वो भूखा मरता हुआ चीन, युद्ध की मशीन बना हुआ चीन, अपने आप को बचाने के लिए भारत पे हमला करता है और उस हमले में ये कहता है कि हमारे कितने भी नागरिक मर जाएँ, तब भी हमारे पास बहुत बड़ी आबादी है और भारत उससे लड़ने जाता है। जो ये कहता है कि हमारे पास एक-एक इंसान की कीमत है। तो उस युद्ध में हारने के बाद भारत अपनी ज़्यादातर टेरिटरीज़ बाहर वापस ले लेता है। शांति की प्रस्ताव चीन की ओर से ही आता है। लेकिन चीन फिर दगाबाजी करता है। 1967 में फिर लड़ाई होती है। उस लड़ाई में हमारे जो है 150 सैनिक शहीद होते हैं और हम चीन को करारा जवाब देते हैं। उसके 340 सैनिकों को हम मार गिराते हैं। उसने जहाँ-जहाँ अपने बेस बनाए थे वो सब छीन लेते हैं। उसकी सेनाओं को हम नाथुला अपना वापस लेते हैं, जो हमारा क्या था, सिक्किम के उधर था, उसे हम वापस लेते हैं। उसे चो दर्रे के उस तरफ पीछे धकेल देते हैं। 1975 में जैसे उन्होंने कभी तिब्बत लिया था, हम सिक्किम का विलय अपने यहाँ करा लेते हैं और उसके बाद 87-88 का ज़िक्र हमने किया, जब हमारी फ़ौज भी मूव कर रही है, उनकी फ़ौज भी मूव कर रही है और 2020 तक आते हैं। तो ये 1914 से लेके 2020 116 साल की कथा मैंने आपको सुनाई। इसमें नेहरू भी हैं, इसमें इंदिरा गांधी भी हैं, इसमें नरेंद्र मोदी भी हैं, इसमें माओ से-तुंग भी हैं, इसमें शी जिनपिंग भी हैं, सब शामिल हैं। तो इतिहास को इतिहास की तरह देखिए, उससे मुकाबला करने के लिए हमेशा तैयार रहिए, लेकिन अपने बाप-दादा को, अपने बुजुर्गों को जलील करके कोई मुल्क कहीं दुनिया में आज तक महान नहीं हुआ है। अगर कुछ लोगों को लगता है, वो नेहरू जी का अपमान करके या इंदिरा गांधी का अपमान करके वो समझते हैं कि देश की कोई खिदमत कर रहे हैं, तो वो निश्चित तौर पे बहुत मुग़ालते में हैं और मूर्खता कर रहे हैं। अपने देश का अपमान करना एक मूर्खतापूर्ण बात है और इससे कुछ भी हासिल नहीं होगा और इससे आगे की तैयारी भी नहीं होगी। आज के इस बातचीत में चीन और भारत के संबंधों को लेके, नेहरू की नीति को लेके बस इतना ही। बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।